हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग थिंकिंग और रीजनिंग इन दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट सूचना कि आप लोग का टेलीग्राम चैनल बन चुका है, आप लोग जाकर उससे ज्वाइन हो जाइए। मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं थिंकिंग का मतलब क्या होता है। थिंकिंग मतलब चिंतन होता है, सोचना। और रीजनिंग मतलब तर्क देना, यानी कि सोच समझकर तर्क देना। कोई लोग कहता है ना कि सोच समझ कर बोलो बउआ, का बोलो तरह, तो यानी कि क्या होता है, पहले सोच लो उसके बाद बोलो, अपना तर्क प्रस्तुत करो। तो उसी टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये भी आपको मालूम है कि आप सोचते क्या। बहुत लोग होते हैं जो दिन भर सोचते रहते हैं, एकदम काल्पनिक चिंतन करते रहते हैं। सॉरी, चिंता और चिंतन में अंतर है। चिंता नहीं करना है, बस चिंतन करना है। ठीक है। तो देखिए, बहुत लोग होते हैं कि दिन भर सोचते रहते हैं, दम अपना चिंतन मन में करते रहते हैं, दम काल्पनिक चिंतन में डूबे रहते हैं कि मेरे पास ये होता, हम ये करेंगे, आगे जाकर वैसा करेंगे। तो कुछ लोग होते हैं कि भरों दिन सोचते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि उनके सामने किसी भी प्रकार की समस्या आई तो सोचते हैं, उस समस्या का समाधान करते हैं, दम अपना बहुत गहरी सोच में सोचते हैं कि उसको उस समस्या से हम कैसे निकले। ठीक है। तो देखिए, चिंतन होता क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उससे ही हम क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। ठीक है। यानी कि हमारे पास, मतलब हमें मान लेते हैं कोई समस्या हो गई, हम किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको क्या कहता है कि एकदम मन शांत करो और देखो, सोचो उस पर कि क्या कर सकते हो। ठीक है। बोलते हैं लोग तो क्या करना है कि आपको अगर कोई समस्या आ रही है तो एकदम शांत जगह बैठ जाइए, मन को शांत कर लीजिए और ध्यान से सोचिए कि हम उसका क्या सोल्यूशन निकालें। और जो आप सोचते हैं, अपने ब्रेन का यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, आप चिंतन कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर बात किया है कि थिंकिंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, यानी कि इसे मेंटल प्रोसेस भी कहते हैं। कॉग्निटिव मतलब इसमें हम अपने दिमाग का यूज करते हैं। ठीक है। आप बताइए, क्या आप सोचते हैं तो हाथों का यूज करते हैं, क्या आप पैर का यूज करते हैं, क्या आप किडनी का यूज करते हैं? नहीं, किसका यूज करते हैं, ब्रेन का। यानी कि थिंकिंग क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है। तो लोग भी ये भी कहते हैं कि दिमाग लगाकर सोचो कि तुम क्या किए हो, यानी कि अपना दिमाग का यूज करो और सोचो कि हमें क्या किए हो, क्या करना है आगे। ठीक है। तो थिंकिंग क्या है, थिंकिंग आपका एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, इसे हम मेंटल प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है कि चिंतन का आरंभ, यानी कि जो आप सोचते हैं उसका आरंभ कब से उत्पन्न होता है, तो समस्या आएगा तो समस्या होने पर उत्पन्न होता है, तथा समस्या का जैसे ही आप समाधान कर देते हैं तो यह चिंतन आपका समाप्त हो जाता है। जैसे कि देखिए, मान लेते हैं आप 4 दोस्तों की टोली में बैठे हुए। ठीक है। किसी दोस्त को बहुत मतलब प्रॉब्लम है, तो लोग पूरा दोस्त क्या कहता है, अरे यार इस समस्या से हमरा निकाल दम, हमरा समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, सोचो सोचो इसका कुछ तो आइडिया दो हमें, हम क्या करना है। यानी कि वो दूसरे लोगों को भी बोलता है कि सोचो, हमें इस समस्या को समाधान, मतलब जो भी समस्या है इसे हमें निकालो, कुछ समाधान बताओ। तो ये क्या है, ये आपके समस्या आने पर थिंकिंग आपका उत्पन्न हो जाता है, और समस्या समाधान जैसे हो गया तब क्या करते हैं, और एकदम राहत मिला, मेरा समस्या खत्म हो गया। उसके मतलब सोचना नहीं, आप एकदम रिलैक्स महसूस करते हैं। तो वही है थिंकिंग। क्या है, हमारे सामने कोई भी समस्या आती है, अब हमारा थिंकिंग अपने आप ब्रेन में जो होता है चलने लगता है कि हमें इस समस्या से कैसे निपटना है। जैसे कि सपोज कीजिए कि अभी आपके पास सीटेट का एग्जाम है। ठीक है। सीटेट का एग्जाम है, और ये तो आपका चलिए मान लेते एग्जाम है, लेकिन आपके पास समस्या ये कि इतना कम टाइम में हम सीटेट कैसे पास करेंगे, हमें भाई इस बार निकालना है। तो आपके मन में ये समस्या आ गई, अब आप सोचना शुरू करेंगे कैसे पास करेंगे। एकदम आप एकदम शांत जगह पर बैठे हैं, दिमाग लगाकर सोच रहे हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको उससे कोई मतलब भी नहीं रहता, एकदम सोचना शुरू करता है। फिर आप सोचते हैं कि नहीं, अभी हम उठेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, इतना दिन में इतना ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, यहाँ से हमें ये चीजें पढ़ना है। आप क्या कर रहे हैं, एकदम क्या कर रहे हैं, आप थिंकिंग करते जा रहे धीरे धीरे धीरे, और आप क्या करेंगे, इस सभी चीजों को पेज पर लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद आप एकदम रिलैक्स महसूस होंगे और आपका सोचना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि थिंकिंग के अंदर, यानी कि जो हमारा चिंतन है उसके अंदर कॉन्सेप्ट, आइडिया यानी कि सुझाव भी आता है, इसके अंदर एनालिसिस भी आता है। ठीक है। जैसे कि आप दोस्तों के बीच में बोलते हैं, किसी से बोलते हैं ना कि कुछ आइडिया दो, कुछ आइडिया दो, हम इस समस्या से कैसे निकले, इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो दोस्त भी आपके आइडिया देते हैं, लेकिन ये भी बोलते हैं कि एकदम सोच समझ कर आइडिया देना, एकदम सही देना। यानी कि क्या बोलते हैं, आप उसको बोलते हैं कि अपना दिमाग लगाकर कुछ आइडिया देना, ऐसे नहीं उठपटांग नहीं बोलना। ठीक है। साथ ही साथ एनालिसिस की बात करते हैं। एनालिसिस मतलब होता है किसी भी समस्या को टुकड़ों में तोड़कर उसका समझना। ठीक है। उसका समाधान करना। जैसे कि मान लेते हैं अभी मैंने आपको बताया कि आपको कम टाइम में सीटेट, मतलब आपके पास सीटेट के लिए कम टाइम है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप उसे टुकड़ों में तोड़ेंगे, उसका समाधान करेंगे कि ठीक है, पहले तो हम टाइम टेबल बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद हमें इस सीडीपी को ऐसे पढ़ेंगे, हिंदी को ऐसे पढ़ेंगे, मैथ ऐसे करेंगे, फिर इसके आपका बाद है साइंस को ऐसे पढ़ेंगे, ईवीएस ऐसे पढ़ेंगे। यानी कि सभी चीजों को आप क्या कर रहे हैं, टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। ठीक है।
तो आप चिंतन कैसे कर रहे हैं, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के चिंतन कर रहे हैं, यानी कि इसमें एनालिसिस भी आता है। किसी भी चीजों को टुकड़ों में तोड़ के समझना ही क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। आपके थिंकिंग में कॉन्सेप्ट बनेंगे, तरह तरह के कॉन्सेप्ट का निर्माण होते जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आप तरह तरह के इसमें सुझाव, आइडिया आपको मिलेंगे। आप किसी भी समस्या को एनालिसिस करेंगे, टुकड़ों में तोड़कर समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात करते हैं। अब आगे कह रहा है कि थिंकिंग के अंदर लैंग्वेज का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। देखिए, थिंकिंग, आपका जो ये थिंकिंग दिख रहा है, चिंतन और लैंग्वेज, भाषा, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, ठीक है। अब देखिए कैसे, सपोज कीजिए कि कोई आपसे पूछता है कि भाषा की परिभाषा बताओ, तो आप क्या कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों तथा विचारों को समझते हैं। भाव और विचार, यानी कि उसके क्या थिंकिंग है, क्या विचार है, इसको आप समझते हैं और अपने विचार भी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं थिंकिंग, आपसे आपके सामने मैंने एक समस्या डाली कि भाई बताओ, सबसे पहले मैंने आपको कुछ, मान लेते हैं मैंने आपको कुछ समस्या दी, ठीक है, कि चलो बताओ कि सीटेट के एग्जाम नजदीक आ गया है, आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। तो सभी बच्चे मान लेते हैं थिंकिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। सभी ने थिंकिंग करना शुरू किया और अलग अलग तरह के सभी की थिंकिंग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, सबने अलग अलग तरह की थिंकिंग की। अब क्या करेंगे, आप थिंकिंग करके अपना मनवा में से दबाइले रहेंगे कि आप हमें भाषा के माध्यम से मेरे सामने प्रकट करेंगे कि हम ऐसे इसका एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम ऐसे करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर लैंग्वेज, यानी कि कह सकते हैं लैंग्वेज, यानी कि भाषा के माध्यम से आप अपनी थिंकिंग को हमारे सामने प्रकट करेंगे। आपने मन में जो सोचा, जो विचार किया, उसे आप हमारे सामने प्रकट करेंगे। तो यहाँ पर कहेंगे कि देखिए, लैंग्वेज बिना थिंकिंग के नहीं रख सकता, और जो आप मन में विचार करेंगे वो भी बिना लैंग्वेज के नहीं बोल सकते, एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकते। देखिए, जैसे कि देखिए, थिंकिंग की बात करते हैं, अगर आप किसी के सामने ऐसे ही बोले जा रहे हैं, एकदम भाषा उत्पन्न किए, तरह तरह की गंदी भाषा का यूज कर रहे हैं, सामने वाले लोग क्या कहेंगे, तुम सोच समझ के बोलो, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, सोच समझ के बोलो, थिंकिंग का यूज करो, बिना लैंग्वेज जो तुम बक रहे हो उसमें थिंकिंग लगाओ, अपने विचिंतन देखो, अपना विचार करो कि क्या तुम सही बोल रहे हो कि नहीं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं थिंकिंग की। तो देखिए, बहुत मन में आपने बहुत सारी थिंकिंग रखी है, आपने तरह तरह के विचार पाले हुए हैं, लेकिन अगर आप किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे, किसी के सामने बताएंगे नहीं, तो किसी को क्या मालूम चलेगा कि आपके मन में क्या है क्या नहीं। तो भाषा भी इसमें जरूरी है, ठीक है। यानी लोग कहते हैं ना कि जल्दी बोलो तुम क्या सोच रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, थिंकिंग और लैंग्वेज दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, ये दोनों एक दूसरे से कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि थिंकिंग के अंदर लैंग्वेज का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जब भी आप थिंकिंग करेंगे, थिंकिंग करके अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, उसे दूसरे के सामने प्रकट करेंगे, ठीक है। तो अभी समझ में आया थिंकिंग क्या है। देखिए, थिंकिंग क्या है, जब भी हमारे सामने कोई भी समस्या आती है, हमारा ब्रेन अपने आप उस समस्या को सुलझाने के लिए तरह तरह के नए विचार बनाने शुरू कर देते हैं, नए आइडिया देने शुरू करते हैं, नए कंसेप्ट देना शुरू कर देते हैं, और फिर हम अपनी उस समस्या का समाधान कर लेंगे। जैसे ही हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, हम एकदम रिलैक्स महसूस करेंगे, चिंतन आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं, मान लीजिए आपकी बहन की शादी है, पहले से तिलक इतना मांगा गया, अब आपके मन में समस्या आई कि हम अपनी बहन की शादी के लिए इतना तिलक कैसे देंगे। एकदम विचार है, एकदम अंदर से आपको, मतलब माइंड आपका एकदम सोच रहा है क्या करे कैसे पैसा लाए, ठीक है। आपका ये समस्या शुरू हो गया, लेकिन जैसे जैसे आप समस्या का यहाँ से ये हेल्प कर देंगे, ये सबने बताया कि हम हेल्प कर देंगे, वो हेल्प कर देंगे, तो देखेंगे धीरे धीरे आप रिलैक्स हो रहे हैं और आपकी सोचने की जो क्षमता है धीरे धीरे कम हो रही है। और जैसे ही आपको उतने पैसे का इंतजाम हो गया, आपकी समस्या एकदम खत्म हो जाएगी, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी समस्या खत्म हो गई, यानी कि समस्या आने पर आपका चिंतन शुरू रहता है और समस्या समाधान होने पर चिंतन समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही इसमें चिंतन आप करते हैं तो कंसेप्ट बनता है, आइडिया बनता है, नए सुझाव भी लोग देते हैं। आप किसी भी समस्या को टुकड़ों में तोड़कर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी समस्या को, किसी भी चीजों को टुकड़ों में तोड़कर देखना, समझना, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें लैंग्वेज का बहुत ज्यादा रोल होता है। आप अपने दिमाग में कुछ भी सोचिए, लेकिन आप दूसरे के सामने प्रकट नहीं करेंगे अपने भाव, अपने विचार को, तो लोगों को क्या मालूम है। तो थिंकिंग को आप दूसरे के सामने प्रकट करेंगे, और ये नहीं कि एकदम कुछ भी भाषा बोले जा रहे हो बिना सोचे, तो आपको लोग तुरंत कह देता है कि सोच समझ के बोलो कि क्या बोल रहे हो तुम, यानी कि आपको चिंतन करने के लिए लोग कह देता है, ठीक है। ये रही आपकी थिंकिंग। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये लैंग्वेज वाला, कि आपके जो चिंतन है और भाषा है क्या एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, तो नहीं, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ से पूछता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि ये थिंकिंग कैसा प्रोसेस है, तो ये आपका कॉग्निटिव
यानी कि मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि हम जब भी कुछ सोचते हैं अपना दिमाग लगा के सोचते हैं, अपने ब्रेन का यूज करते हैं, ना कि अपने बॉडी के पार्ट्स का। ठीक है, ये समझ में आया। साथ ही साथ देखिए, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसे ही हम चिंतन कहते हैं। ये 3 आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है चिंतन के प्रकार। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चिंतन आपके 2 प्रकार के होते हैं। स्वलीन चिंतन हो गया, यथार्थवादी चिंतन हो गया। स्वलीन यानी कि खुद में लीन रहना, यथार्थवादी जो वास्तविक हो। देखिए, वास्तविक में आपका क्रिटिकल थिंकिंग आ गया, आपका क्रिएटिव थिंकिंग आ गया। क्रिएटिव थिंकिंग में आपका आ जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन हो जाएगा। और भी चिंतन के कुछ सामान्य प्रकार है जो आपके ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। कॉन्क्रीट थिंकिंग, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमेजिनरी थिंकिंग, इसके बाद लॉजिकल थिंकिंग, एनालॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि मूर्त चिंतन क्या है, अमूर्त चिंतन क्या है, तार्किक चिंतन क्या है। तो हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें डिटेल में जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चिंतन के प्रकार को देखते हैं। अब हम एक एक करके चिंतन के प्रकार को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्वलीन चिंतन, यानी कि स्वलीन चिंतन क्या होता है। स्व मतलब स्वयं, और लीन यानी कि स्वयं में लीन होकर चिंतन करते हैं। और कौन सा चिंतन होता है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, उसे हम स्वलीन चिंतन कहते हैं। मतलब देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एकदम बेड पर ऐसी आधा नींद, मतलब नींद भी नहीं लेते, चुपचाप ऐसे हाथ धरकर सोए रहते हैं और बहुत सारी कल्पना करते हैं कि हम स्पाइडरमैन होते, इस छत से उस छत पर कूदते, मेरे में एकदम पावर होता है, हम सबको बचा लेते हैं, हम सबकी मदद करते हैं, हम जिसको मन उसको उड़ा देते हैं, या जिसको मन जिसको विलुप्त कर देते हैं, हटा देते हैं, छाया बन के किसी के सामने चले जाते हैं। मतलब इस तरह की जो चिंतन आ रही है ना, जिसका कोई मतलब वास्तविक दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपकी कल्पनाओं में है, लोग बहुत सारे ऐसे चिंतन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वलीन चिंतन कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि देखना अपने में लीन बा, एकदम अपने में मुस्कुरा रहा है, एकदम बैठे बैठे अपने, वो क्या कर रहा है, स्वयं में लीन होकर चिंतन कर रहा है। उसे अभी आपके पास क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप बहुत लोगों को देखते हैं कि मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं अपने में, तो लोग पूछते हैं क्या सोचते रहा था, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, और देखो उसको मंद मंद मुस्कुरा रहा है, अपने में मुस्कुरा जा रहा है, अपने में क्या सोच रहा है, मुस्कुरा रहा है, लोग पूछते हैं ऐसे। तो वो कौन सा चिंतन हुआ, वो भी आप अपने में कर रहे हैं, तो स्वलीन चिंतन हुआ, अपने में लीन है, जिसका वैसी चिंतन वैसी कल्पना जिसका कोई वास्तविक दुनिया से मतलब नहीं है, वो कौन सा चिंतन हुआ, स्वलीन चिंतन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यथार्थवादी चिंतन। देखिए, रियलिस्टिक थिंकिंग क्या होता है, हमने यहाँ पर कोई भी रियल लगा है, यानी कि जाहिर सी बात है कि इसका वास्तविक दुनिया से मतलब है, यानी कि इसकी वास्तविकता से संबंध है, उसे हम कौन सा चिंतन कहते हैं, यथार्थवादी चिंतन कहते हैं। अभी यथार्थवादी चिंतन के प्रकार को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, उसके एक प्रकार है जिसका नाम है समस्यात्मक चिंतन, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। एनसीएफ 2005 ने भी बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताया कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है। तो अब हम जानेंगे क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि थिंकिंग अबाउट ऑल एस्पेक्ट, यानी कि किसी भी समस्या के पूरे एस्पेक्ट के बारे में थिंकिंग करना, उसके पॉजिटिव, उसके निगेटिव, उसके गुण, उसके दोष, उससे या फिर घाटा भी है, फायदा भी है, जो न्यूट्रल है, इन सभी के चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, उसके बारे में सोचना, वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी ऑब्जेक्ट सिचुएशन के बारे में, उसके हर पहलू के बारे में सोचना ही क्रिटिकल थिंकिंग होता है। अगर आप किसी चीज आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में आपने सोच लिया तो आपने क्रिटिकल थिंकिंग किया, नहीं, आप उसके गुण दोष जो चीजें हैं उसके ऑल राउंड पूरी तरह से उस एस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं, तो वो आप क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ काम करवा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस काम को करने से पहले आप उस काम को देखेंगे, उस काम को करने से मेरे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और यदि हम वो काम नहीं करते तो उससे क्या हमें फायदा नुकसान होगा, यानी कि न्यूट्रल चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि गुण और दोष को देखते हुए किसी भी बात को स्वीकार करना ही क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। या ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहा करने को और बिना सोचे समझे आप उस काम में कूद गए, ठीक है, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हुआ। क्रिटिकल थिंकिंग का यही मतलब है कि जो चीज हमें कही जा रही है, फिर जो चीज हमारे सामने प्रस्तुत है, हम उस चीजों के बारे में ऑल राउंड हम मतलब अपनी थिंकिंग करें, ठीक है, तो वो क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कूल लेवल पर क्रिटिकल थिंकिंग, स्कूल में हम क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा कैसे देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्कूल में हम डिबेट कराएंगे और बच्चों के भी डिस्कशन कराएंगे,
इससे क्या होगा कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, बच्चा हर उसके एस्पेक्ट के बारे में सोचेगा। जैसे कि मान लेते स्कूल में अगर आप डिबेट करा रहे हैं, कोई टॉपिक दे दिए सपोज कि शहरीकरण, तो बच्चों का एक पार्ट बताएगा कि शहरीकरण के क्या फायदे हैं और बच्चों का दूसरा पार्ट बताएगा शहरीकरण के क्या नुकसान है। उन दोनों के बीच डिबेट चलेगी, जिससे उनका चिंतन क्या हो जाएगा, जो भी चीजें वो सोचेंगे वो क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कशन कराएंगे, क्लास में चर्चा कराएंगे किसी टॉपिक के बीच, ताकि बच्चे उसके हर चीजों को पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल सभी चीजों को बता सके। ठीक है, तो इस तरह से आप स्कूल में बच्चों को भी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएंगे। देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि ओपन इंडेड प्रश्न पूछकर। ओपन इंडेड प्रश्न क्या होता है, सपोज कीजिए कि मान लेते हैं आपने बच्चों के बीच एक समस्या दिया, प्रॉब्लम दिया। अब बच्चे क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का अलग अलग आपको समाधान बताएंगे, अलग अलग क्या करेंगे, समाधान बताएंगे। ठीक है, हर सबके मन में जो जो विचार आएंगे अलग अलग बताएंगे। तो ये क्या हो गया, ओपन इंडेड आपने प्रश्न पूछा है। ताकि ओपन इंडेड प्रश्न वो होता है जिसके बहुत सारे समस्या, जिसके मान लेते कोई एक समस्या उसके बहुत सारे समाधान हो। ठीक है, तो वो क्या होता है ओपन इंडेड प्रश्न। जैसे कि देखिए कोई पूछा कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो डायरेक्ट को सभी बच्चे एक ही जवाब देंगे, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो ये ओपन इंडेड नहीं, ये क्लोज इंडेड प्रश्न है, जिससे किसी भी समस्या की सिर्फ एक ही उत्तर हो। ठीक है, लेकिन वहीं आप पूछेंगे कि भारत की राजधानी जो दिल्ली है वहां पर आप क्या क्या चीजें देखते हैं, वहां पर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो वहां पर बच्चे क्या करेंगे, बहुत चीजों का जवाब देना शुरू करें। वहां पर ये है, हमने ये देखा, हम वहाँ इतने दिन रहे हैं, बहुत चीजें हैं वहां पर, मतलब अलग अलग आंसर देना शुरू कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, ओपन इंडेड प्रश्न, यानी कि एक समस्या के अनेकों उत्तर रहेंगे। ठीक है, तो बच्चा इसमें अपना दिमाग लगाएगा, बच्चा सोचेगा अच्छा ये वाला जवाब तो इसने दे दिया, हमको कुछ और अलग सोचना है। यानी कि हर बच्चा कुछ ना कुछ अलग 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 जवाब देंगे। तो यहाँ बच्चे क्या करेंगे, अपना क्रिटिकल थिंकिंग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है हमने कि सोशल साइंस सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर देंगे। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो स्कूल में, तो आप सोशल सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि सोशल सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बात करते हैं रटने से आगे बढ़े। देखिए बच्चे को हमें तो पहली बात ही कह दिया है कि रट्टा नहीं मरवाना है। तो हमें क्या करना है कि बच्चा रट्टा ना मारे, इससे ऊपर बच्चे को चीजें देंगे ताकि बच्चा वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, ना कि उस सब्जेक्ट को, उस चीज को, उस टॉपिक को रटे। ठीक है, तो हमें बच्चों को रटने को बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पर बात करते देखिए समस्या आधारित शिक्षा प्रदान करना। अगर हम बच्चों के सामने समस्या रखेंगे, बार बार समस्या रखेंगे, तो बच्चा उस समस्या से जूझेगा, उसे अपने दिमाग लगाएगा कि हम समस्या का समाधान कैसे करें। अगर हम समस्या आधारित शिक्षा बच्चे को प्रदान करते हैं तो बच्चा दुनिया भर के जितने भी समस्या उसको वो समझेगा। ठीक है, उस समस्याओं से क्या हो जाएगा, रूबरू होगा। इसके बाद क्या करेगा, वो अपना विश्लेषण करेगा, मतलब तरह तरह की क्या चीजों को एनालिसिस करेगा, टुकड़ों में तोड़कर समझेगा। फिर इसके बाद क्या करेगा, अपनी थिंकिंग लाकर सही चीजें, क्या सही है क्या गलत है, इसका भी चयन करेगा। ठीक है, तो हमें बच्चों को समस्या आधारित शिक्षा देना है, साथ ही साथ बच्चों में डिबेट कराना है, डिस्कशन कराना है, बच्चों से ओपन इंडेड प्रश्न पूछना है और उन्हें रटने पर जोर नहीं देना है। ठीक है, रटने से आगे बढ़ना है। यहाँ तक समझिए, अभी भी आपके सीटेट के एग्जाम में अब कोई रटा रटाया क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब आपको क्रिटिकल थिंकिंग मतलब यूज करके आप भी क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, तभी आपके उत्तर सही होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमेशा मेटा कॉग्निशन, यानी कि इसका जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिसंज्ञान बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से ये भी आपके ऑप्शन में बहुत देखने को मिलता है कि मेटा कॉग्निशन क्या है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि अपनी ही थिंकिंग, अपनी ही सोच। ठीक है, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच के बारे में ही सोचना कि हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, उसके लिए एक वर्ड आता है जिसे हम मेटा कॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं आपके दोस्त से मान लेते हैं लड़ाई हो गया। ठीक है, अब आप गुस्सा में उसे मन में आया कि इसको ये बोले, आपने तुरंत बोल दिया। फिर इसके बाद कुछ देर बीते तो फिर आप सोचते हैं कि हम उसको सही बोले थे, हम क्या उसको कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल दिए, उसको कहीं हम गलत तो नहीं बोल दिए। तो आपने जो सोच समझ के बोला, उसी जो बोले है ना, उसी के बारे में फिर से सोचना क्या कहलाता है, मेटा कॉग्निशन कहलाता है। जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ सोचा, ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया, थिंकिंग किया। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि जो हमने सोचा, जो हमने थिंकिंग किया है, क्या वो थिंकिंग मेरा सही है, क्या वो गलत है, क्या हमने सही सोचा है। तो ये हो जाएगा मेटा कॉग्निशन, यानी कि अपनी थिंकिंग के बारे में ही सोचना कि जो चीजें हमने सोचा है क्या वो सही सोचा है, क्या वो गलत सोचा है। तो अपनी थिंकिंग के बारे में सोचना क्या कहलाता है, मेटा कॉग्निशन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, यानी अपने ही सोच के बारे में सोचना क्या कहलाता है, मेटा कॉग्निशन कहलाता है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखेंगे
अभी आपने देखा क्रिटिकल थिंकिंग, तो अभी हम देखेंगे क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ देखेंगे क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का हिंदी क्या होता है? रचनात्मक सोच। सबसे पहले हमें बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देना है। बच्चों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है। बच्चे नए नए चीजों को क्रिएट कर सके, नए नए चीजों को बना सके, नए चीजों का निर्माण कर सके। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है मेकिंग न्यू थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ क्रिएट करना। ठीक है, कुछ नए चीजों का आविष्कार करना। और क्रिएटिव थिंकिंग आपका हर सब्जेक्ट से जुड़ा है। जैसे कि आपका हो गया मैथ, हो गया साइंस, हो गया सोशल, हो गया। आप देखें कि हर सब्जेक्ट में आप कुछ नई चीजों को बना सकते हैं, नई चीजों को निर्माण कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप मैथ की बात करते हैं, तो देखिए मैथ में बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसके लंबे लंबे सोल्यूशन होते हैं, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, अब नया कुछ क्रिएट करके उस लंबे जो सोल्यूशन है, प्रॉब्लम है, उसको क्या करते हैं, छोटे बना देते हैं। मतलब कि मैथ को बिल्कुल क्रिएटिव तरीके से बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्रिएटिव थिंकिंग को समझने के लिए हम दो थिंकिंग को यूज करते हैं। एक होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। इन दोनों थिंकिंग को समझने के बाद आपको क्रिएटिव थिंकिंग को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपसारी सोच बोलते हैं, और कन्वर्जेंट को अभिसारी सोच बोलते हैं। सबसे पहले हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को देखेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए डाइवर का मतलब क्या होता है? फैलाना, किसी भी चीज को फैला कर देखना। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि जब कोई एक सिचुएशन या एक प्रॉब्लम और उसके अलग अलग सॉल्यूशन सोच पाओ, तो उसे बोलेंगे कि आपकी थिंकिंग डाइवर्जेंट है। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि बहुत लोगों को सुना होगा आपने कि बहुत लोग बोलते हैं कि तुम बहुत डाइवर्जेंट तरीके से सोचते हो, यानी कि एक प्रॉब्लम की अनेकों सॉल्यूशन देते हो। बहुत लोग, बहुत दोस्तों में भी आप मतलब आपके बहुत सारे दोस्त भी ऐसे होंगे जिनसे अगर आप कोई एक आइडिया मांगेंगे तो वो तरह तरह के आपको आइडिया देंगे कि ये कर लो, ये कर लो। तो उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो सोचने की क्षमता है, वो डाइवर्जेंट है। बहुत तरह के फैलाव है, बहुत नए नए तरीकों से वो सोचते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं कि देखिए आपकी समस्या एक है, आपकी प्रॉब्लम एक है। ठीक है, आपकी एक प्रॉब्लम है, एक सिचुएशन में प्रॉब्लम है, लेकिन आपके दोस्त क्या करते हैं, उसके तरह तरह के, एक ही दोस्त आपको तरह तरह के आइडिया देते हैं, तरह तरह के आपको सॉल्यूशन देते हैं। यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग वो थिंकिंग होता है जिसमें एक पहलू, एक आपका प्रॉब्लम और उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे कि आप क्लास में बच्चों को एक समस्या देते हैं, एक प्रॉब्लम देते हैं, और देखेंगे कि उसके बहुत सारे आपको सॉल्यूशन मिलने लगेंगे, तो वो कैसी थिंकिंग होती है? वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। बच्चा क्या करता है, बहुत तरीकों से उस समस्या को सोचता है, बहुत तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि यह डाइवर्जेंट थिंकिंग है या ओपन एंडेड क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? जिसका एक से ज्यादा आंसर सही होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको तुरंत पढ़ाया कि कोई क्वेश्चन पूछता है कि भारत की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो कोई एक ही, बस इसका सब बच्चे एक ही जवाब देंगे कि दिल्ली है। लेकिन वहीं आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा चलो दिल्ली है भारत की राजधानी, तो हमें ये बताओ कि दिल्ली में क्या क्या देखने को मिलेंगे, क्या क्या वहां पर बने हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि पूरा क्लास अपना अलग अलग जवाब दे रहे हैं, सर हम बताएंगे, मतलब सबका अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, सभी बच्चे का जवाब अलग अलग होगा। मतलब यहाँ पर कि एक क्वेश्चन का अनेकों जवाब होते हैं, उसे हम बोलेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन किससे जुड़ा है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से। ठीक है, जहां पर एक प्रॉब्लम की अनेकों सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसे हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी बोलते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि आप जो डिब्बा है, ये जो डिब्बा है, इससे बाहर की सोच को भी दर्शाया गया है। तो ये थिंकिंग कैसा होता है? आउट ऑफ द बॉक्स होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग आपका गुड होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि ये क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देता है। अब बच्चे एक प्रॉब्लम की अनेकों सॉल्यूशन देंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें नए नए चीजों को क्रिएट करने की चीजें आएंगी। तो यही है कि ये थिंकिंग आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देता है। आप समझ गए क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहां भी आपके ऑप्शन में डाइवर्जेंट थिंकिंग दिखे, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, देखते ही सही करिएगा। जहां भी आपको क्रिएटिव थिंकिंग दिखे, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसे भी सही करिए।
करिएगा। साथ ही साथ आपने कभी पढ़ा मेटाकॉग्निशन, जिसे हम अधिसंज्ञान बोलते हैं, वो भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, वो भी अगर आपके ऑप्शन में दिखे तो आपके ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब बात करते हैं हम कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये अगर आपके ऑप्शन में दिखे तो इसे आप देखते ही काट दीजिएगा। हमें बच्चों में कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देना है, अभी सारी सोच को बढ़ावा नहीं देना, हमें बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब सारी सोच को बढ़ावा देना है, क्योंकि अब सारी सोच में एक प्रॉब्लम के अनेकों एक प्रॉब्लम के अनेकों सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए डाइवर्जेंट पढ़ लिया आपने, अब कन्वर्जेंट देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अलग अलग सिचुएशन में सिर्फ एक ही तरीके से सोच पाना। देखिए ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, यानी सिचुएशन अलग है फिर भी आपका सोल्यूशन घूम फिर कर एक ही एक ही तरफ आ रहा है, तो उससे हम बोलेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसे समझने के लिए सबसे अच्छा ये देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि आपके पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अलग अलग सिचुएशन में सिर्फ एक ही तरह का सोल्यूशन है। मान लेते हैं आपके पास प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, अलग अलग तरह के आपके प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके पास अलग अलग प्रॉब्लम है और आप अपने दोस्तों से उसके सॉल्यूशन मांग रहे हैं, लेकिन सब दोस्त आपको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दे रहे हैं, बस एक ही। तो वो क्या होता है, ये है आपका अभिसारी थिंकिंग, मतलब ये हो गया आपका कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हो गया आपका कन्वर्जेंट, यानी कि एक अनेकों प्रॉब्लम के सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिला। ठीक है, अनेकों प्रॉब्लम है लेकिन सिर्फ उसका एक सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि एक आपका प्रॉब्लम है लेकिन उसके अनेकों सोल्यूशन है, तो कौन सा सही हुआ, यही डाइवर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को ही हम ओपन इंडेड क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि क्लोज इंडेड क्वेश्चन करने से कन्वर्जेंट थिंकिंग बढ़ती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब बच्चों की सोच एकदम सीमित हो जाती है, हर बार आपका एक ही उत्तर मिलेगा, तो इससे क्या होता है, हर बार एक ही उत्तर, बच्चे बार बार एक ही उत्तर देंगे, तो इससे उनकी सोच तो बढ़ेगी नहीं। जब बढ़ेगी नहीं तो ये कैसा होगा, क्लोज इंडेड प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर है। यहाँ पर एक आपका प्रॉब्लम है और उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो सारे बच्चे जवाब देंगे नई दिल्ली। ठीक है, क्योंकि इसका कोई अलग सोच ही नहीं पाएगा। तो ये क्या होता है, ये रटने वाले चीजों को भी बढ़ावा देता है। ये क्लोज इंडेड क्वेश्चन को क्लोज इंडेड बच्चा क्वेश्चन करता है, तो क्लोज इंडेड क्वेश्चन किसको बढ़ावा देता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग को। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, सी से क्लोज और सी से कन्वर्जेंट। ठीक है, और जहां भी आपको क्लोज इंडेड प्रश्न दिख जाए, क्वेश्चन दिख जाए, वो आपका ऑप्शन गलत होंगे। जहां भी आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग दिख जाए वो आपके ऑप्शन गलत होंगे। हमें बच्चों में ओपन इंडेड प्रश्न को बढ़ावा देना है, हमें बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना है, हमें बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देना है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग बैड है, यानी कि ये गलत है, इसे बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि ये क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देता है। क्यों क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देता है, क्योंकि इसमें सभी बच्चे सिर्फ एक तरीका से सोचेंगे, सिर्फ एक ही जवाब देंगे बस। लेकिन यहाँ पर है कि सभी बच्चे अलग अलग जवाब देंगे, एक समस्या के अनेकों जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, आप समझ गए। यहाँ पर देखिए कुछ और प्रकार के अभी आपने देखा इसका थिंकिंग का, देखिए ये है कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्याशात्मक चिंतन, यानी कि जिसे हम मूर्त चिंतन बोलते हैं। आपने पढ़ा है कि मूर्त चीजें किसे कहते हैं, जिन वस्तुओं को हम देख सके, जिसको हम छू सके, वो क्या है, मूर्त है, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो। यहाँ पर देखिए जो चीजें दिखाई देती है उसके बारे में चिंतन करना ही क्या कहलाता है, आपका कॉन्क्रीट थिंकिंग कहलाता है। कॉन्क्रीट थिंकिंग, अब देखिए जो चीजें आपके सामने दिख रही, जाहिर सी बात है इस पर कोई भी थिंकिंग कर सकता है, तो ये जो है ये आपका चिंतन का निम्न स्तर है। ठीक है, ये आपका चिंतन का क्या है, निम्न स्तर है, याद रखिएगा। कॉन्क्रीट थिंकिंग ये आपके चिंतन का निम्न स्तर है, क्योंकि यहाँ इसमें क्या होता है, जो चीजें आपको पास दिखाई दे रही है उसी के बारे में आपको सोचना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, देखिए ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यात्मक या फिर अमूर्त चिंतन कहते हैं। अब बात करें कि अमूर्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो जो चीज आपके सामने नहीं दिखाई दे, जिसे आप इमेजिन कर सके, फील कर सके, उसे क्या कहेंगे, अमूर्त चिंतन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है कि जो चीजें दिखाई नहीं देती है उनके बारे में विचार करना कौन सा चिंतन कहलाता है, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब आता है एक आपका इमेजिनरी थिंकिंग आता है, जिसे हम काल्पनिक चिंतन कहते हैं। इमेजिनरी मतलब सिर्फ कल्पना करना, इमेजिन करना। तो देखिए पूर्व अनुभव के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं उसे हम इमेजिनरी थिंकिंग, काल्पनिक चिंतन कहते हैं। पूर्व अनुभव मान लेते हैं 2-3 दिन पहले आपके साथ कुछ घटना घटी है, अब क्या करें, वो अच्छी घटना है, अब क्या करें, 3-4 दिन बाद आप क्या करें, उसके बारे में सोचकर आप हंस रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं उसको, बीते हुए कल के बारे में, बीते हुए चीजों के बारे में, तो वो कौन सी थिंकिंग हुई, वो आपका इमेजिनरी थिंकिंग हुई, मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं। और इमेजिनरी थिंकिंग भी क्या है, काल्पनिक चिंतन भी कैसा थिंकिंग है, आपका ये मेंटल प्रोसेस, मतलब जो दिमाग से जुड़ा है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं लॉजिकल थिंकिंग, जिसे हम तार्किक चिंतन कहते हैं। लॉजिकल थिंकिंग क्या है? किसी चीज या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना। देखिए यहाँ पर एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चों को तर्क करने दीजिए, बच्चों को विचार करने दीजिए, सोचने दीजिए। तो जाहिर सी बात है, जब ये चीजें इस थिंकिंग में आ रही है, लॉजिकल थिंकिंग में, तो ये आपका थिंकिंग का उच्च स्तर है और हमें बच्चों में यही थिंकिंग को बढ़ावा देना है। कौन सी थिंकिंग को बढ़ावा देना है? लॉजिकल थिंकिंग को। बच्चा लॉजिक लगा सके, तर्क कर सके, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सके। तो ये कौन सा थिंकिंग हुआ? लॉजिकल थिंकिंग हुआ। और ये आपका थिंकिंग का उच्च स्तर है, ठीक है, और यही हमें बच्चों में बढ़ाना है। इसके बाद एक और आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है एनालॉजिकल थिंकिंग। देखिए एनालॉजिकल थिंकिंग क्या है? जब आदमी किसी समस्या से मिलती जुलती समस्या का समाधान करता है, तो समाधान शुरू कर देता है या समाधान करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनालॉजिकल थिंकिंग। देखिए एनालॉजिकल थिंकिंग भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है और ये आपका लॉजिकल थिंकिंग भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर ये दोनों आपके ऑप्शन में है तो सबसे पहले इसे आप करेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एनालॉजिकल थिंकिंग क्या है? कि एक आदमी किसी समस्या से मिलती जुलती समस्या का समाधान कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं अभी आपका सीटेट का एग्जाम है, ठीक है, अभी आपका सीटेट का एग्जाम है, आपके सामने ये एक प्रकार की समस्या हो गई। अब आप इस समस्या से समाधान कैसे कर रहे हैं? कि आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है, यानी कि ऑलरेडी इसी समस्या से मिलती जुलती समस्या का आप यहाँ पर समाधान कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा रहे हैं। तो ये कैसी थिंकिंग हुई? ये आपकी एनालॉजिकल थिंकिंग हुई कि जो भी हमारे पास समस्या है, इसी समस्या से मिलती जुलती समस्या का हम समाधान कर रहे हैं, उसे हम एनालॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? जहां भी आपके ऑप्शन में कन्वर्जन थिंकिंग दिया हो उसे काट दीजिएगा, क्लोज एंडेड प्रश्न दिया हो उसे भी काट दीजिएगा। ये आपका हुआ कॉन्क्रीट थिंकिंग। तो ये याद रखिए कि निम्न स्तर है। अगर आपके ऑप्शन दिए हो थिंकिंग के बारे में, कॉन्क्रीट थिंकिंग, दी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमेजिनरी थिंकिंग, लॉजिकल, एनालॉजिकल, तो ये दोनों आपके ऑप्शन सही हो गए। लेकिन दोनों एक साथ नहीं देंगे तो आपको लॉजिकल थिंकिंग देगा, तो लॉजिकल थिंकिंग लगाइएगा, क्योंकि यह क्या है? यह चिंतन का उच्च स्तर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? और अभी हम देखेंगे रीजनिंग के बारे में, तर्क के बारे में। उसमें भी आपको पढ़ना है इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। अभी हम यहाँ पर रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। रीजनिंग भी कैसा होना चाहिए? तो आपका लॉजिकल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, ठीक है। देखिए रीजनिंग दो प्रकार का यहाँ पर दिया गया है इसमें, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग को हम आगमनात्मक तर्क कहते हैं और डिडक्टिव रीजनिंग को हम निगमनात्मक तर्क कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें बच्चे को पहले यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग में पहले बच्चे को एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल से इसको रूल की तरफ ले जाया जाता है, ठीक है। पहले बच्चे को एग्जाम्पल से समझाएंगे और धीरे धीरे करके हम बच्चों को एक रूल बनाते जाएंगे उसी एग्जाम्पल के थ्रू, और तब बच्चे को रूल तक ले जाएंगे, ठीक है। ये किस में होता है? ये आपका इंडक्टिव रीजनिंग में होता है। मतलब कि पहले बच्चे को हम जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसमें हम पहले बच्चे को एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल जैसे ही देंगे बच्चा क्या हो जाएगा? एकदम बच्चे का ध्यान आकर्षित हो जाएगा और वो ध्यान से उस चीज को देखेगा, और धीरे धीरे हम एग्जाम्पल की मदद से ही समझाते समझाते एक रूल बना देंगे और बच्चा इस रूल को समझ जाएगा। यानी कि इंडक्टिव में होता है एग्जाम्पल से रूल की तरफ, ठीक है। यहाँ पर हो गया आगमन विधि, अ से आगमन, यहाँ अच्छा इसको याद रखेंगे। आगमन विधि इंडक्टिव का हिंदी क्या होता है? आगमनात्मक तर्क। आगमन विधि भी बोलते हैं इसको, जिसमें हम बच्चे को पहले एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल के बाद इसको हम रूल बताएंगे, ठीक है। पहले एग्जाम्पल से समझाएंगे फिर इसके बाद रूल तक ले जाएंगे। लेकिन यही बात करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, जिसे हम निगमनात्मक तर्क कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम पहले बच्चों को नियम बता देंगे। पहले बच्चे को हम क्या बताएंगे? नियम, और इसके बाद हम क्या देंगे? उदाहरण, ठीक है। नियम से बच्चों को उदाहरण क्यों ले आएंगे? किसमें? निगमनात्मक तर्क में। तो याद रखिएगा, न से नियम और न से निगमनात्मक, न से नियम और न से क्या हुआ? निगमनात्मक, ठीक है। यानी कि निगमनात्मक डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि डिडक्टिव रीजनिंग में पहले क्या कर दिया जाता है? बच्चे को पहले ही नियम बता देते हैं, उसके बाद उसका बच्चा उदाहरण, मतलब उसके बाद उदाहरण तक जाएंगे, ठीक है। लेकिन इंडक्टिव में क्या होता है? इंडक्टिव में पहले हम बच्चे को उदाहरण देते हैं, उदाहरण से समझाएंगे और तब इसे हम नियम पर ले जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आजकल टीचिंग के क्षेत्र में इंडक्टिव तरीकों का यूज किया जा रहा है। इंडक्टिव तरीकों का यूज मतलब क्या होता है कि पहले हम बच्चे को एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद हम बच्चे को रूल की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पियाजे ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया है कि ये जो छोटे बच्चे हैं
उनकी डिडक्टिव थिंकिंग डेवलप नहीं होती है तो उनको इंडक्टिव तरीके से सिखाया जाए। पियाजे का कहना है कि बच्चों में पहले बच्चा डायरेक्ट नियम नहीं सीख पा रहा है, उसकी थिंकिंग इतनी डेवलप नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना है कि बच्चे को पहले हम एग्जाम्पल से बताएंगे और एग्जाम्पल में बच्चे को तो जाहिर सी बात इंटरेस्ट आएगा और इंटरेस्ट के माध्यम से वो क्या हो जाएगा, खुद ही नियम बनाना लगेगा, खुद ही नियम तक पहुंच जाएगा। तो हमें बच्चे को कैसे पढ़ाना है, इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि यहाँ आगनात्मक तरीके से पहले हम बच्चे को उदाहरण देंगे, उसके बाद हम नियम पर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ निम्नात्मक में क्या होता है कि पहले बच्चे को नियम देंगे तब उदाहरण की ओर ले जाएंगे। तो याद रखिएगा कि हमें पढ़ाना कैसे है, पहले बच्चे को उदाहरण देंगे, उसके बाद हम नियम बताएंगे। यानी कि डायरेक्ट पियाजे ने ही बता दिया है कि हमें बच्चे को इंडक्टिव तरीके से पढ़ाना है, तो इस लाइन को याद रखिएगा। जहां भी आ जाए इंडक्टिव रीजनिंग, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हुआ, ठीक है। रीजनिंग समझ में आया? तो यहाँ पर आपका थिंकिंग और रीजनिंग का चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ठीक है। तो चलिए क्लास को यही समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम से आप लोग जाकर जुड़ जाइएगा।